सबसे पहले इस वीडियो के लिए मैं आपको बेसिक बता देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। पर्सन हमारे तीन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसमें एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर यानी एक वचन यानी एक, और प्लूरल यानी होता है एक से अधिक, यानी जिनको हम बहुवचन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई होता है। आई के साथ हम एम, वॉज, हैव, सेल और डू इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। मैं साथ के साथ ये भी बता देता हूं आपको। फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है वी। वी के साथ आर, वर, हैव, सेल और डू इन हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। सेकंड पर्सन हमारा सिंगुलर होता है यू, और सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू ही होता है, दोनों समान होते हैं। इनके साथ हम आर, वर, हैव, विल और डू इनका हम यूज करते हैं। यहाँ पे सेल और विल से मतलब है कि इनके साथ जो भी आएगा वो भी इनके साथ ही होगा, चाहे सेल है हो चाहे सेल बी हो, विल बी या विल है हो। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी। ही हम मेल के लिए यूज करते हैं, सी फीमेल के लिए। इट और किसी का नाम हो सकता है लड़के का, या किसी लड़के का नाम हो सकता है। ये हमारे सिंगुलर है थर्ड पर्सन। इनके साथ हम इज, वॉज, विल, डज इनका हम यूज करते हैं। और प्लूरल में दे यानी एक से अधिक बहुवचन जो आते हैं, या फिर कोई जैसे द स्टूडेंट्स है, नंबर में है कोई ज्यादा संख्या में, तो वो भी प्लूरल में आते हैं। इनके साथ हम आर, वर, विल और डू इनका यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे आगे देखेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक यहाँ पे विशेष चीज है कि डिड और हैड और ये जितने भी मॉडल वर्ब है, इन सब में कोई चेंज नहीं होता, चाहे सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, सबके साथ ये इसी अवस्था में रहते हैं। जैसे डिड है, सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो हम डिड का ही यूज करते हैं। हेड है, सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो हम हेड का ही यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। सबसे पहले आते हैं हम वर्ब टू बी, और वर्ब टू बी का हम सबसे पहले लेंगे प्रेजेंट, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर में। वर्ब टू बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है इज, एम, आर, और पास्ट फॉर्म होती है वाज, वर, और फ्यूचर फॉर्म होती है सेल बी और विल बी। इनका यूज किया जाता है। किस किस के साथ करना है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इज का यूज हम किसके साथ करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। एम का यूज हम आई के साथ और प्लूरल के साथ आर का यूज करेंगे। वैसे ही यहाँ सिंगुलर और आई के साथ हम वाज का यूज करते हैं, बाकी के साथ वर का। यहाँ पे आई और वी के साथ सेल का यूज किया जाता है, बाकी सभी के साथ विल का यूज किया जाता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आजकल विल का ही यूज किया जाता है, लेकिन मैं आपको दोनों का बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए वह ईमानदार है। अब यहाँ किसी प्रकार की कोई मैन वर्ब नहीं है, जो यहाँ है ना, ये है, यही यहाँ पे मैन वर्ब है। और है कौन है, ये इज, एम, आर इनमें से। वैसे यहाँ था के लिए, यहाँ था जो है यही मैन वर्ब है, और यहाँ इनके लिए यूज होता है वाज और वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे गा के लिए सेल बी या विल बी का हम यूज करते हैं, यही यहाँ पे मैन वर्ब का कार्य करती है। अब आप देखिए वह ईमानदार है, यहाँ पे आपको कोई कार्य नहीं दिख रहा होगा। वह ईमानदार है, बोलने में सिंपल लग रहा है। आप बना दोगे ही, वर्ब क्या है यानी इज। ही के साथ इज का यूज होता है, सिंगुलर है, क्या है, ईमानदार यानी ऑनेस्ट। तो ये ऐसे सेंटेंस है जिनके साथ आपको एडजेक्टिव या फिर नाउन दिया हुआ होता है। ठीक है। तो ही इज ऑनेस्ट यानी वह ईमानदार है। अब इसी को हम पास्ट में बनाएं, वह ईमानदार था, तो ही वॉज ऑनेस्ट। क्लियर। ही के साथ वॉज का यूज करेंगे। नेक्स्ट वह ईमानदार रहेगा, ये फ्यूचर में है, तो ही के साथ विल बी, ही विल बी ऑनेस्ट। अब विल बी का मतलब क्या है, गा गे गी यानी रहना, इस संबंध में इसका यूज किया गया है। और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं खुश हूं। प्रेजेंट में होगा आई एम हैप्पी, पास्ट में आई वाज हैप्पी मैं खुश था, फ्यूचर में आई शैल बी हैप्पी मैं खुश रहूंगा। वे भूखे थे,
तो दे के साथ हम आर का यूज करते हैं, दे आर हंग्री। वे भूखे हैं, ये प्रेजेंट में था तो दे आर हंग्री। वे भूखे थे, ये पास्ट में है तो दे वर हंग्री। वे भूखे रहेंगे, दे विल बी हंग्री। तो ये वर्ब टू बी है जिसका मैंने आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे मतलब होता है कि कोई कार्य जो है सामान्य रूप से होना जिसमें आपको किसी प्रकार की मेन वर्ब नहीं दी होती, जो लास्ट में ये है, था है या गा है, यही मान लीजिए कि यहाँ मेन वर्ब है। क्लियर है? अब वर्ब टू हैव का यूज हम किस सेंस में करते हैं? जैसे प्रेजेंट में हैज और हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में शैल हैव और विल हैव। इसका यूज करते हैं वर्ब टू हैव का कोई चीज होना यानी अपने पास रखने के सेंस में किया जाता है कि मेरे पास कोई चीज है, यानी रखना। इस संबंध में यानी वो मेरे पास है, मेरा अधिकार है, इस संबंध में यूज किया जाता है। जैसे मेरे पास एक कार है तो मेरे पास है यानी मैंने एक कार रखी हुई है। तो यहाँ रखना इस सेंस में इसका यूज किया जाता है, होना या रखना, पास होना। तो मेरे पास एक कार है यानी स्वामित्व को दर्शाता है, पोजीशन को दर्शाता है कि मैं उसका मालिक हूं। तो यहाँ वर्ब टू हैव का यूज किया जाता है। प्रेजेंट में हम हैज और हैव का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, सिंगुलर में हैज, प्लूरल में हैव। पास्ट में सभी के साथ हैड का यूज किया जाता है और यहाँ फ्यूचर में आई और वी के साथ हम शैल हैव, बाकी के साथ विल हैव का यूज करते हैं। तो मेरे पास एक कार है यानी मैं इसका मालिक हूं, स्वामित्व यानी रखना इस सेंस में यूज किया जाता है। आप कैसे लिखोगे? आई के साथ हैव ए कार। तो हैव का मतलब क्या होता है? होना, रखना, स्वामित्व होना, पोजेशन होना, कि मैं उसका मालिक हूं, इसका मतलब ये हुआ। तो आई हैव ए कार। यही सेंटेंस हम पास्ट में बनाए, मेरे पास एक कार थी तो आई हैड ए कार। आई हैड ए कार, हैड का मतलब क्या है? यहाँ रखना। मेरे पास एक कार होगी, फ्यूचर की बात है यानी मैं उसका मालिक होऊंगा फ्यूचर में, तो आई शैल हैव ए कार। नेक्स्ट, उसके पास एक मोबाइल है, ही हैज ए मोबाइल। उसके पास एक मोबाइल था तो ही हैड ए मोबाइल। उसके पास एक मोबाइल होगा तो ही विल हैव ए मोबाइल। तो इस तरह से होना, रखना, कोई चीज उसका अधिकार होना, अधिकाराना हक होना, उस सेंस के लिए हम वर्ब टू हैव का यूज करते हैं। तीनों टेंस में मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? यहाँ भी इनका यूज हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं। इन सबका जो है मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट, वर्ब टू हैव के साथ इन्फिनेटिव, यानी अभी हमने देखा था वर्ब टू हैव प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में शैल हैव और विल हैव। इनके साथ इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ इन्फिनेटिव से पहले टू लगेगा, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे मुझे लिखना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ा, मुझे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है वर्ब टू हैव प्लस इन्फिनेटिव क्या शो कर रहा है कि कोई चीज मुझे मजबूर होके करना पड़ता है, मैं बाध्य हूं उसके करने के लिए, मतलब वो मेरी आवश्यकता है। आप यूं समझ लीजिए कि ऑब्लिगेशन है, कंपल्सर है, आवश्यक है, नेसेसरी है वो करना। तो मुझे मजबूर होके करना पड़ता है यानी मैं खुशी से नहीं कर रहा, बाध्य होके कर रहा हूं उसको। तो मुझे लिखना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है। तो ये मेरी आवश्यकता हो सकती है या कोई बाध्यता है या फिर कोई आवश्यकता है या अनिवार्यता है। तो मुझे लिखना पड़ता है। आई के साथ हैव और फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई हैव टू राइट यानी मुझे लिखना पड़ता है। इसी को पास्ट में बनाए, मुझे लिखना पड़ा तो आई हैड टू राइट। पास्ट में हम हैड का यूज करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे लिखना पड़ेगा, आई के साथ शैल हैव फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई शैल हैव टू राइट। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, रवि को पढ़ना है।
अब ये जो सेंस है ना, मुझे लिखना पड़ता है। आप इसको ये भी बोल सकते हो कि रवि को पढ़ना है, बस बोलने वाले का समझ में आ जाए कि किस सेंस में बोल रहा है। अगर वो बोले कि रवि हैज टू रीड, इसका मतलब उसे ऑब्लिगेशन है, कोई नेसेसरी है या कंपल्सन है, यानी वो बाध्य होकर या उसकी आवश्यकता या अनिवार्यता, उस सेंस में इसका यूज किया गया है। तो रवि को पढ़ना है, रवि हैज टू रीड, या रवि को पढ़ना पड़ता है, रवि को पढ़ना पड़ा, रवि हैड टू रीड, रवि को पढ़ना पड़ेगा, रवि विल हैव टू रीड। इस तरह से देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, समझने का प्रयास कीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्ब टू बी के साथ इन्फिनेटिव। जैसे अभी टू हैव के साथ इन्फिनेटिव किया था, वैसे ही टू बी के साथ इन्फिनेटिव। और इसका मतलब क्या होता है, यहां भी हम प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट में वॉज वर, और फ्यूचर में शैल बी और विल बी का यूज करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कार्य कोई पूर्व निर्धारित समय के अनुसार होने वाला है, यानी हमारा जो प्री प्लान है उसके अनुसार होने वाला है। इस सेंस में यह यूज किया जाता है। जैसे रवि जाने वाला है, यानी उसका समय हो गया, अब वह जाने वाला है, उसका टाइम हो गया। आप क्या लिखोगे, रवि इज टू गो। क्लियर है। यहाँ वर्ब टू बी प्लस इन्फिनेटिव। इससे पहले हमने देखा था ऐसा ही सेंटेंस कि रवि जाने वाला है या रवि पढ़ने वाला है, हमने लिखा रवि हैज टू गो। जब हैज हैव का यूज किया जाता है टू और वर्ब के साथ, वहां बाध्यता होती है। और यहाँ क्या है, प्री प्लान होता है, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य होने वाला है। तो रवि इज टू गो, रवि जाने वाला है या रवि जाने को है। हिंदी में बात एक ही थी, वहां भी यहाँ भी, लेकिन सेंस अलग हो गया। पास्ट में है रवि जाने वाला था, तो रवि वाज टू गो। किसी निर्धारित समय के अनुसार पास्ट में रवि जाने वाला था। फ्यूचर में रवि जाने वाला रहेगा, यानी एक प्री प्लान, फिक्स प्लान, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार। तो रवि विल बी टू गो। वे सोने वाले हैं, दे आर टू स्लीप, यानी वे है तो दे का यूज होगा, दे के साथ आर, तो दे आर टू स्लीप। वे सोने वाले थे, दे वर टू स्लीप। वे सोने वाले रहेंगे, दे विल बी टू स्लीप। तो वे सोने वाले हैं, यानी अब उनका टाइम हो गया है। ये प्री प्लान है कि 9 बज गए, उनके सोने का समय हो गया, अब वो सोने वाले हैं या सोने को है। हम दौड़ने वाले हैं, हमारा नंबर आ गया, हमारा टर्न आ गया, सुबह का टाइम है, हमारा यही टाइम होता है दौड़ने का। तो एक प्री प्लान यानी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार। तो वी आर टू रन, हम दौड़ने वाले थे, पास्ट में वी वर टू रन। फ्यूचर में बोलेंगे वी शैल बी टू रन। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे कि शैल बी विल बी में किसी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में विल बी का ही यूज ज्यादातर किया जाता है। तो आप चाहे तो विल बी का यूज भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह अंग्रेजी सीखता है। देखिए ये सेंटेंस किस टेंस का है, अब हम टेंस पे आ गए। यूं मान लीजिए आप, मैं अंग्रेजी सीखता हूं, ये हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ता है, ते है, ती है, इस सेंस में यूज किया जाता है कि कोई कार्य जो है सामान्य रूप से प्रेजेंट में होता है। तो वह अंग्रेजी सीखता है। आप कैसे लिखोगे, यदि हमारा सिंगुलर है सब्जेक्ट जैसे ही, तो यहाँ पे आप ये अफर्मेटिव जो सेंटेंस है सिंपल, यानी विदाउट नेगेटिव और विदाउट इंट्रोगेटिव, इसमें हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। तो सीखना, इसको हम कहते हैं लर्न, और इसके साथ एस लगा देंगे तो ही लर्न्स इंग्लिश। ठीक है। यदि हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, तब हम इस टेंस में डू और डज का यूज करते हैं। यानी कि कहने का मतलब सिंपल के अलावा चाहे नेगेटिव बनाओ चाहे इंट्रोगेटिव बनाओ, यानी प्रश्नवाचक बनाओ चाहे नकारात्मक, तो डू और डज का यूज करते हैं। मैंने पहले ही बताया था ये चार्ट, इसलिए डू का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, डज का सिंगुलर के साथ। ही हमारा सिंगुलर है, इसके साथ डज का यूज होगा। तो ही डज, फिर नॉट, और फिर यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है कि डू और डज के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं या एस ई एस नहीं लगाते।
केवल सिंपल सेंटेंस में लगता है, वो भी थर्ड पर्सन के साथ, जो सिंगुलर होता है ना, ही, सी, इट या किसी का नाम हो उसके साथ। ठीक है, तो ही डज नॉट लर्न इंग्लिश, यानी वह अंग्रेजी नहीं सीखता, ये इसका हो गया नकारात्मक। अब क्वेश्चन वाला देख ले, प्रश्नवाचक, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ये हेल्पिंग वर्ब है डज, यहाँ डज हेल्पिंग वर्ब है, तो ये पहले आ जाएगी डज ही, फिर मेन वर्ब लर्न और फिर इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी सीखता है? तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब दूसरा एग्जांपल ले, मैं अंग्रेजी सीखता हूं, आई के साथ हम एस या ईएस नहीं लगाते, तो आई लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखता हूं। इसमें नेगेटिव में जाए तो आई के साथ डू का यूज होता है, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है, लर्न यहाँ मेन वर्ब है, तो आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूं। यदि इसका इंट्रोगेटिव बनाए यानी प्रश्नवाचक, क्या मैं अंग्रेजी सीखता हूं, तो डू आई लर्न इंग्लिश, डू यानी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आई के साथ डू का यूज होगा इसलिए, यहाँ ही के साथ हमने डज का किया था। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न और फिर इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी सीखता हूं, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव है, क्या मैं अंग्रेजी सीखता हूं। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, हमने पहले वर्ब टू भी बताई थी, वहां इज, एम, आर का यूज किसमें किया था, मेन वर्ब के रूप में। यहाँ इज, एम, आर का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मेन वर्ब हमारी ये होती है। क्लियर है? जैसे वह अंग्रेजी सीख रहा है, तो रहा है, रही है, रहे, आप सभी को पता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है, कोई कार्य जारी है बोलते समय। तो वह अंग्रेजी सीख रहा है, ही के साथ इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लर्न में आईएनजी, लर्निंग इंग्लिश, ही इज लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रहा है, तो इज क्या यहाँ हेल्पिंग वर्ब, और लर्न में ये क्या है यहाँ पे मेन वर्ब, यानी आईएनजी जुड़ा हुआ है लर्निंग, तो ये हमारी हुई मेन वर्ब यहाँ पे। क्लियर है? और टू बी वर्ब में इज, एम, आर क्या था, मेन वर्ब थी, क्योंकि वहां पे और कोई वर्ब नहीं थी इसलिए। इसका नेगेटिव बनाए, ही इज नॉट लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा, या इज ही लर्निंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी सीख रहा है, तो इज यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर आपकी मेन वर्ब आएगी और फिर अदर वर्ड आ जाएंगे। इसी तरह दूसरा एग्जांपल ले, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई के साथ एम का यूज करेंगे, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, आई एम लर्निंग इंग्लिश, वे अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो दे, और दे के साथ आर का यूज होगा, दे आर लर्निंग इंग्लिश, तो मैंने आपको तीनों हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ बता दिया है। ये कंप्लीट हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट आता है वह अंग्रेजी सीख चुका है, और आपको पता है कि प्रेजेंट में कोई कार्य पूर्ण हो चुका है, उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी है, हैज या हैव, सिंगुलर के साथ हैज का और बाकी के साथ हम हैव का यूज करते हैं, आई के साथ भी हैव का यूज किया जाता है। और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ध्यान रखिएगा, परफेक्ट जितने भी टेंस है उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। वह अंग्रेजी सीख चुका है, तो ही के साथ हैज, फिर लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न, 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 यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही होती है, ही हैज लर्न इंग्लिश। क्लियर है? ही हैज नॉट लर्न इंग्लिश, यानी वह अंग्रेजी नहीं सीख चुका है। हैज ही लर्न इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी सीख चुका है, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, और ये हो गया नेगेटिव यानी नकारात्मक। मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं, एक और एग्जांपल लें, आई हैव लर्न इंग्लिश, आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी लर्न की, लर्न। वे अंग्रेजी सीख चुके हैं, तो यहाँ पे दे और दे के साथ भी हैव, दे हैव लर्न इंग्लिश। इस तरह से देखिए कितने आसानी से आप सीखते जा रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता जा रहा है।
बिल्कुल, मैंने कहा था कि जब आप इस वीडियो के एंड पे जाओगे तो अपने आप को यूं फील करोगे जैसे आप अंग्रेज हो, यानी अंग्रेज की तरह अंग्रेजी बोलना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट, वह सुबह से अंग्रेजी सीख रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट का मामला है, लेकिन समय प्लस से भी दिया हुआ है। किस समय से? तो यहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, और जहां कंटिन्यूअस आता है वहां वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है। एक बात ध्यान रखना, मैंने कहा कि जहां सिंगल परफेक्ट आता है वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन जहां कंटिन्यूअस आता है, चाहे परफेक्ट के साथ आओ चाहे सिंगल में, वहां कंटिन्यूअस ऊपर उसके ऊपर हैवी होता है, इसलिए हमेशा कंटिन्यूअस लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आना ही है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस का। वह सुबह से अंग्रेजी सीख रहा है। ही के साथ हैज बीन, वर्ब लर्निंग इंग्लिश। अब सुबह से क्या है, एक निश्चित टाइम, एक निर्धारित समय है, और इसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। फॉर, सिंस, फ्रॉम का यूज कहाँ किया जाता है, इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देख लीजिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सिंस मॉर्निंग, क्लियर है। अगर ये ऐसे होता वह अंग्रेजी सीख रहा है, जब आप क्या लिखते, ही इज लर्निंग इंग्लिश, जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता, लेकिन यह समय भी दिया हुआ है तो सुबह से, तो आप यूज करोगे हैव बीन या हैज बीन में, तो ही के साथ हैज बीन का यूज किया जाता है। ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अगर इसका नेगेटिव बनाए तो ही हैज नॉट बीन, यानी हैज और बीन के बीच में नॉट लगेगा, फिर आपका वैसे के वैसे हो जाएगा, वह सुबह से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। फिर अगर ये इंट्रोगेटिव बनाए प्रश्नवाचक, तो पहले हैज या हैव जो भी आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, ठीक है, फिर वैसे के वैसे आएगा, क्या वह सुबह से अंग्रेजी सीख रहा है। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी सीख रहा हूं। अब आप इसको देखिए, आई के साथ हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। यहाँ फॉर 2 आवर्स क्यों आया? क्योंकि 2 घंटे से, और 2 घंटा क्या है, एक अवधि को दिखा रहा है, एक ड्यूरेशन को दिखा रहा है, यानी कि ये टाइम ऑफ पीरियड को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ फॉर का यूज होता है। और मैंने पहले ही कहा कि फॉर सिंस का यूज किस प्रकार किया जाता है, इस पे अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसे देख लीजिए। नेक्स्ट, उसने अंग्रेजी सीखी। अब देखिए ये टेंस हमारा जो है कौन सा है, पास्ट इंडेफिनेट का, यानी फ्यूचर में, पास्ट में कोई कार्य पूर्ण हो गया है, पूर्ण हो गया है, तो उसने अंग्रेजी सीखी या उसने अंग्रेजी सीखी थी, ठीक है, या था थी, इस प्रकार से हम यूज करते हैं, या ये जो भी है, उसने अंग्रेजी सीखी। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो सिंपल सेंटेंस होता है, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। और एक चीज बता दूं, मात्र एक ऐसा टेंस है ये ग्रामर में जिसके लिए सेकंड फॉर्म बनी हुई है वर्ब की। पास्ट इंडेफिनेट एक ऐसा टेंस है जिसके अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। और जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव होती है वहां डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, वहां सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती। चलिए देखते कैसे। उसने अंग्रेजी सीखी, तो ही, अब यहाँ लर्न की सेकंड फॉर्म लर्न, और इंग्लिश, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म यूज होती है। अब इसका नकारात्मक बना दें कि ही डिड नॉट लर्न इंग्लिश, उसने अंग्रेजी नहीं सीखी, तो डिड के साथ ध्यान रखिएगा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ आप सेकंड फॉर्म नहीं लगाओगे, सेकंड केवल सिंपल सेंटेंस में लगाओगे, पास्ट इंडेफिनेट में। और यदि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो डिड के साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो ही डिड नॉट लर्न इंग्लिश, यानी उसने अंग्रेजी नहीं सीखी। डिड क्या है यहाँ, हेल्पिंग वर्ब, लर्न क्या है यहाँ, मेन वर्ब, यहाँ लर्न क्या है, मेन वर्ब। अगर इसका हम इंट्रोगेटिव बनाए प्रश्नवाचक, तो डिड पहले आएगा, डिड फिर सब्जेक्ट, डिड ही लर्न इंग्लिश, क्या उसने अंग्रेजी सीखी, क्लियर। नेक्स्ट, वह अंग्रेजी सीख रहा था। ये वैसे ही है जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाया था, रहा है, रही है, वैसे यहाँ रहा था, रही थी, रहे थे आ जाएगा, बस अंतर इतना ही है, था, थे, थी आ जाएगा लास्ट में। तो ये हुआ हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में। इसके साथ हम वॉज वर का यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ वाज, बाकी के साथ वर। और मैंने कहा कि कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस, जहां कंटिन्यूअस आ गए आंख बंद करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए।
तो ही के साथ वाज लर्निंग इंग्लिश यानी आईएनजी, वह अंग्रेजी सीख रहा है। ही वाज नॉट लर्निंग इंग्लिश यानी वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। वॉज ही लर्निंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी सीख रहा है, ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। मैं अंग्रेजी सीख रहा था, आई है, आई के साथ वॉज का यूज होता है, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। वे अंग्रेजी सीख रहे थे, तो दे के साथ वर का यूज होगा, दे वर लर्निंग इंग्लिश। क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, वह अंग्रेजी सीख चुका था, वह अंग्रेजी सीख चुका था। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा जो है किस टेंस का है, पास्ट परफेक्ट का, और यहाँ केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हैड, और परफेक्ट मैंने कहा तो यहाँ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है। वह अंग्रेजी सीख चुका था, आप कैसे लिखते हो, ही हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्नड इंग्लिश। लेकिन देखिए इस तरह के सेंटेंस यूज बहुत कम किए जाते हैं। यदि सिंगुलर होता है, सिंगुलर मतलब यदि सेंटेंस हमारा एक ही है, तो फिर हम इनको लेते हैं पास्ट इंडेफिनेट में, यानी वह अंग्रेजी, उसने अंग्रेजी सीखी, या वह अंग्रेजी सीख चुका था, या उसने अंग्रेजी सीखी थी। इन सब का मतलब एक ही होता है कि पास्ट में कोई कार्य पूर्ण हो चुका था। तो उस सेंस में हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट में क्या है, दो कार्य होने चाहिए। देखिए इसको, ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, इस सेंस में इसका यूज ज्यादा किया जाता है कि दो कार्य हो, दो एक्शन हो, जिसमें एक पहले हो गया हो और दूसरा उसके बाद में हुआ हो। उसके लिए यहाँ बिफोर, आफ्टर, व्हेन इनका यूज किया जाता है कंजक्शन के तौर पे। अब यहाँ पे जो काम पहले हुआ उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और जो काम बाद में होगा उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनेट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। तो देखिए ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, तो पहला कार्य क्या हुआ, मेरा स्टेशन पहुंचना, उसके बाद ही आई ना ट्रेन। तो यहाँ लगेगा पास्ट परफेक्ट, बना दो, आई हैड रीच द स्टेशन, आई हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टेशन पहले यानी बिफोर से जुड़ा है। ट्रेन आने से, द ट्रेन अराइव्ड, तो ट्रेन और अराइव की सेकंड फॉर्म ट्रेन अराइव्ड यानी पास्ट इंडेफिनेट में। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, वह सुबह से अंग्रेजी सीख रहा था, देखिए ये वही है। अगर ये ऐसे होता वह अंग्रेजी सीख रहा था, जब तो आप पास्ट कंटिन्यूअस में बनाते, लेकिन समय भी दिया है, सुबह से, समय के साथ से दिया हुआ है, तो फिर ये हो गया पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, और जहां कंटिन्यूअस लग गया वहां वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी लगना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैड बीन का यूज करते हैं। ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, सुबह से यानी एक निश्चित टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी सीख रहा था। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, ये एक अनिश्चित समय है, मतलब ये ड्यूरेशन को दिखा रहा है, तो ड्यूरेशन के लिए हम यूज करते हैं फॉर। क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है वह अंग्रेजी सीखेगा, यानी देखिए गा गे गी आ गया, और यहाँ वर्ब भी दी हुई है, काम क्या करना है, सीखने का। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनेट यानी सिंपल फ्यूचर का है, जिसके साथ हम सेल या विल का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। वह अंग्रेजी सीखेगा, ही के साथ हम विल का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न इंग्लिश, ही विल लर्न इंग्लिश। इसका नेगेटिव देखिए, ही विल नॉट लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं सीखेगा। विल ही लर्न इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी सीखेगा। मैं अंग्रेजी सीखूंगा, तो आई और वी के साथ मैंने बताया हम सामान्यतः सेल का यूज करते हैं, लेकिन आप चाहे तो विल का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई सेल लर्न इंग्लिश, आई सेल नॉट लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीखूंगा। सेल आई लर्न इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी सीखूंगा। नेक्स्ट, वह अंग्रेजी सीख रहा होगा या वह अंग्रेजी सीखता रहेगा। अब ये देखिए बात किसकी हो रही है, फ्यूचर की, आने वाले समय की हो रही है, कि आने वाले समय में कोई कार्य जो है जारी रहेगा कुछ समय तक। वह अंग्रेजी सीख रहा होगा या वह अंग्रेजी सीखता रहेगा।
तो यहाँ पे हम मेन वर्ब के रूप में, क्योंकि ये कौन सा हुआ हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस आ गया यानी वर्ब में तो आईएनजी आना है। और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल बी और विल बी का यूज किया जाता है। ही के साथ विल बी, ही विल बी लर्निंग इंग्लिश। ही विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा होगा। विल ही बी लर्निंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी सीख रहा होगा। नेक्स्ट है अगले महीने तक वह अंग्रेजी सीख चुका होगा या वह अंग्रेजी सीख चुकेगा। बात हो रही है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर परफेक्ट का है, ये सीख चुकेगा तो उस सेंस में यूज करते हैं। परफेक्ट आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव। ही के साथ विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न इंग्लिश बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक। तो फ्यूचर में इस तरह के सेंटेंस के लिए हम बाय का यूज करते हैं, बाय नेक्स्ट मंथ। दूसरे तरीके से डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा, इस तरह के सेंटेंस भी बनाए जाते हैं। यहाँ फ्यूचर परफेक्ट में डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा, तो यहाँ पहले कार्य कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट में होगा जो कार्य पहले हुआ कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा। तो पहले कार्य क्या हो रहा है, मरीज का मरना, वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। और जो कार्य बाद में होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पे जो कार्य पहले हुआ मरीज का मरना, द पेशेंट विल हैव डाइड, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले बिफोर द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर कम्स एस या ई एस यानी एस लगा डॉक्टर के साथ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाया गया है। क्लियर। नेक्स्ट, वह 2 घंटे से अंग्रेजी सीख रहा होगा। ये देखिए इसमें है किसमें, फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, क्योंकि समय से दिया है और रहा होगा, तो यहाँ शैल हैव बीन या विल हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी लगाना है। ये शैल हैव बीन या विल हैव बीन हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। ही के साथ विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से है तो फॉर 2 आवर्स। मैं 2 बजे से अंग्रेजी सीख रहा होगा, मैं 2 बजे से अंग्रेजी सीख रहा होगा, फ्यूचर की बात हो रही है। तो आई शैल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम 2 o'clock, क्योंकि ये कैसा है, पॉइंट ऑफ टाइम यानी एक निश्चित समय है, तो यहाँ फ्रॉम का यूज हम करते हैं। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, फ्यूचर टेंस में यानी फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस के स्थान पर फ्रॉम का यूज किया जाता है, और इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, हमारी जो वर्ब आ जाती है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में हम सबसे पहले लेते हैं वह अंग्रेजी सीख सकता है, तो मॉडल वर्ब हम कैन का यूज कर रहे हैं और कैन के साथ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आती है, वह अंग्रेजी सीख सकता है। तो यहाँ किस सेंस में किया जाता है कि उसमें कैपेबिलिटी है, उसमें सामर्थ्य है, उसमें वो पावर है कि वह सीख सकता है, तो वह अंग्रेजी सीख सकता है, वो उसके लिए एबिलिटी है एक तरह से, तो वो अंग्रेजी सीख सकता है, इस सेंस में यूज किया जाता है। तो ही कैन लर्न इंग्लिश, ही कैन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर इंग्लिश। इस तरह के सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते हैं, इज एबल के साथ ही इज एबल टू लर्न इंग्लिश, इसका मीनिंग भी यही निकलता है। नेक्स्ट, वह एक डॉक्टर हो सकता है या बन सकता है, यहाँ पे हम कैन बी का यूज करते हैं, किस सेंस में, होना। तो ही कैन बी ए डॉक्टर यानी वह एक डॉक्टर हो सकता है, वह एक डॉक्टर बन सकता है, उसमें वो कैपेबिलिटी है, या हम कहे कि उसमें एबिलिटी है, वो पावर है कि वो डॉक्टर बन सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है। क्लियर, इस सेंस में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, वह अंग्रेजी नहीं सीख सका या नहीं सीख पाया, यहाँ ये कुड का यूज किया जाता है इस सेंस में, और इसके साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ही कुड नॉट लर्न इंग्लिश यानी वह अंग्रेजी नहीं सीख सका या वह अंग्रेजी नहीं सीख पाया। इस तरह के सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ही वॉज नॉट एबल टू लर्न इंग्लिश यानी वह अंग्रेजी नहीं सीख सका, अंग्रेजी नहीं सीख पाया। ठीक है, यानी उसमें एबिलिटी थी लेकिन वो नहीं सीख सका, पावर था उसमें लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। वह अंग्रेजी सीख सकता था
यदि इस तरह का सेंटेंस हो हम यूज करते कुड हैव, वह अंग्रेजी सीख सकता था, कुड हैव, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। जब मॉडल्स के साथ हैव लगता है तो वहां हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अदरवाइज यहाँ फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। तो आप लिखोगे ही कुड हैव लर्न इंग्लिश, ही कुड फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख सकता था लेकिन उसने नहीं सीखी। तो उसमें वो सामर्थ्य था, कैपेसिटी थी, लेकिन वो सीख सकता था लेकिन नहीं सीख सका। नेक्स्ट, मे और माइट का यूज हम करेंगे। मैंने कहा कि सिंगल जब होता है हमारे पास मॉडल तो V1 का यूज यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि इनके साथ हैव लगता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। वह अंग्रेजी सीख सकता है। अब देखिए मे और माइट का यूज हम करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए। यदि पॉसिबिलिटी ज्यादा है तब तो हम मे का यूज करते हैं, और यदि किसी कार्य होने की संभावना बहुत कम है तब हम माइट का यूज करते हैं। क्लियर है? वह अंग्रेजी सीख सकता है, तो ऐसी संभावना है, वह सीख सकता है एक तरह से। अगर संभावना ज्यादा है तो आप मे का यूज करें, ही मे लर्न इंग्लिश। यदि कम है पॉसिबिलिटी तो ही माइट लर्न इंग्लिश। क्लियर? वह अंग्रेजी सीख सकता था, यदि पास्ट में वह अंग्रेजी सीख सकता था, यहाँ पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, पास्ट में संभावना थी, तो वहां भी यदि ज्यादा संभावना की बात थी तो मे, कम की थी तो माइट। तो ही मे हैव लर्न इंग्लिश या ही माइट हैव लर्न इंग्लिश, लेकिन बात हो रही है पास्ट की, हैव जुड़ा हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर? नेक्स्ट, उसे अंग्रेजी सीखनी चाहिए। देखिए यहाँ हम यूज करेंगे शुड, मस्ट, ought टू। मैंने कहा जब ये सिंगल आते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इनके साथ हैव लगा हुआ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस लिया, उसे अंग्रेजी सीखनी चाहिए, इस अवश्य को आप मत देखिए अभी, उसे अंग्रेजी सीखनी चाहिए। चाहिए यानी इस सेंस में हम यूज करते हैं शुड का भी, मस्ट का भी और ought टू का भी। देखिए, ही शुड लर्न इंग्लिश, ही मस्ट लर्न इंग्लिश, ही ought टू लर्न इंग्लिश। तीनों में क्या डिफरेंस है? शुड का मतलब होता है कि हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो ये एक तरह से सिंपल एडवाइस होती है, यानी फ्री में सलाह दी जाती है जो दिन भर में हमें लोग इधर उधर के देते हैं, वहां हम शुड का यूज कर लेते हैं कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूं कि उसे अवश्य अंग्रेजी सीखनी चाहिए जब हमारी कोई बाध्यता हो जाए, तो आप मस्ट का यूज करो, ही मस्ट लर्न इंग्लिश, यानी उसे अवश्य अंग्रेजी सीखनी चाहिए। अब ought टू का यूज क्या करेंगे? यहाँ भी हिंदी में अर्थ तो यही होगा, उसे अंग्रेजी सीखनी चाहिए, लेकिन ought टू का मतलब होता है जब हमारे कोई नैतिक कर्तव्य हो, यानी हमारे मन से फीलिंग आए कि हाँ यार वास्तव में हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। इस तरह का हम यूज कहाँ करते हैं? जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, तो वहां ought टू का यूज करते हैं। इस तरह के सेंटेंस में भी हम करते हैं जब हमें लगे, मन से फीलिंग आए कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए। अदरवाइज आप ought टू के स्थान पे शुड का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसे अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, यही बात पास्ट में हो गई, तो यहाँ इनके साथ हैव का यूज करना है। जैसे ही शुड हैव लर्न इंग्लिश, ही मस्ट हैव लर्न इंग्लिश, और ही ought टू हैव लर्न इंग्लिश, यानी उसे अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, उसे अवश्य अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, और उसे अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, वो उसका नैतिक कर्तव्य है, यानी कोई बाध्यता नहीं है। मतलब यहाँ ought टू का मतलब कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है, एक तरह से हमारे सामाजिक नैतिक कर्तव्य की बात होती है। क्लियर? नेक्स्ट, वह अंग्रेजी सीखना चाहता है, हम यहाँ वुड का यूज करते हैं, इसके साथ V1 लगाते हैं। देखिए एग्जाम्पल, ही वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, यानी वह अंग्रेजी सीखना चाहता है। आप कहते हो ना, आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर, ये मैं इसको बुलाना चाहता हूं, तो चाहना इस सेंस में हम वुड का यूज करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन सब पर डिटेल में वीडियो मैंने बना रखे हैं, यदि आप चाहिए तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मॉडल का अलग बना हुआ है, टेंस का अलग बना हुआ है, टू बी वर्ब का अलग बना हुआ है, सभी का अलग अलग बना हुआ है। मैंने सोचा कि वह अंग्रेजी सीख चुका होगा, बात हो रही है हमारी पास्ट की, वुड हैव का यूज करते हैं पास्ट के लिए, तो आई थॉट दैट ही वुड हैव लर्न इंग्लिश। ठीक है, वो आपकी थर्ड फॉर्म, मैंने सोचा वह अंग्रेजी सीख चुका होगा।
नेक्स्ट है यूज टू और वुड। इसका मतलब है वह अंग्रेजी सीखा करता था। देखिए यहाँ हैबिट की बात होती है, पास्ट की हैबिट को दर्शाया गया है कि पास्ट में ऐसा हुआ करता था। उस सेंस में हम यूज टू या वुड का यूज करते हैं और यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जैसे ही यूज टू लर्न इंग्लिश, यानी वह अंग्रेजी सीखा करता था, या ही वुड लर्न इंग्लिश। लेकिन यूज टू का यूज कहाँ करते हैं? जब बराबर कोई आदत में कार्य हो, यानी वह बराबर सीखा करता था, और यदि कभी कभी सीखा करता था तब हम वुड का यूज करते हैं। ये डिफरेंस होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, उसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत या आवश्यकता नहीं है। यहाँ मॉडल वर्ब नीड आ गया, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हम। उसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत या आवश्यकता नहीं है। He need not learn English। क्लियर? और नेक्स्ट है, उसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत या आवश्यकता नहीं थी। ये पास्ट में हो रही है बात, तो नीड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। He need not have learned English, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट डेयर, मॉडल वर्ब की बात हो रही है। उसे अंग्रेजी सीखने की हिम्मत नहीं है। उसे अंग्रेजी सीखने की हिम्मत नहीं है। He dare not learn English, V1 यूज किया। और उसे अंग्रेजी सीखने की हिम्मत नहीं थी या उसे अंग्रेजी सीखने की हिम्मत नहीं हुई, यहाँ हम डेड का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ यूज की जाती है। जैसे ही डेड नॉट लर्न इंग्लिश, ही डेड नॉट इंग्लिश। तो ये एक तरह से कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा बता दिया और आपको वास्तव में ऐसा फील हो रहा होगा कि हमने पूरी अंग्रेजी एक ही दिन में पढ़ ली। यानी आप ये मान के चलिए कि ये आपका एक तरह से गोल्डन